नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप कुमार और आज हम बात करने वाले हैं समास की। समास व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर परीक्षाओं में आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा हो, कोर्स ए बी दोनों में आता है समास। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, यूपी पुलिस, यूपीएससी, पीसीएस, जितनी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, अगर उसमें हिंदी से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो उसके जो पाठ्यक्रम जो होगा ना उसमें समास जरूर होता है। तो समास आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। समास सिर्फ आपके 10वीं और 12वीं क्लास तक ही नहीं, बल्कि समास आपको आगे तक काम देगा, इसलिए समास को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले तो जान लेते हैं कि समास है क्या। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल हिंदी गंगा ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि व्याकरण से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान एक ही स्थान पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सके। तो आइए समास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समास है क्या। समास एक शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। असल में होता क्या है, शब्द निर्माण की 3 प्रक्रिया होती है। हम नए शब्द कैसे बनाते हैं? उपसर्ग जोड़कर, मूल शब्द में कोई उपसर्ग जोड़ दे, नया शब्द बनेगा। प्रत्यय जोड़कर, मूल शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, नया शब्द बनेगा। और एक समास के द्वारा अगर हम 2 स्वतंत्र अर्थ रखने वाले शब्दों को आपस में जोड़ दे तो वो समास कहलाता है। ये भी शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। समास है क्या? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को अगर मिला दे और एक नया शब्द बना दे तो ये समास कहलाता है। समास शब्दों को जोड़ना है, और अगर किसी समासिक शब्द को अगर हम तोड़कर अलग अलग कर दें तो उसे कहते हैं हम समास विग्रह। तो आज की वीडियो में हम समास करना और समास विग्रह करना दोनों ही चीजें समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। वैसे देखिए, मूल रूप से समास के 4 ही प्रकार होते हैं, क्योंकि हम जब पदों के आधार पर बात करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर, तो समास के 4 ही प्रकार होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास के 2 प्रकार और होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये तत्पुरुष समास के ही प्रकार है। इस दृष्टिकोण से 6 प्रकार हो जाते हैं। तत्पुरुष समास का एक और प्रकार है जैसे कहते हैं नए तत्पुरुष। इस दृष्टिकोण से 7 प्रकार है। हम सभी प्रकार के समासों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही हम समास को ट्रिक के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम इन जो मुख्य रूप से जो 6 समास है, इन 6 समासों के हमें नाम याद रखने हैं। पहला है अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, 5वां द्वंद्व और 6वां बहुव्रीहि। नए तत्पुरुष एक अलग समास है, इसके विषय में आपको अलग से बताऊंगा, है तो तत्पुरुष का ही है। ठीक है, तो ये 6 नाम। तो सबसे पहले इन नामों को याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो ट्रिक है एक ही शब्द याद रखना है आपको। क्या रखना है? द्वंद्व। अब तक, अब तक आज तक चैनल की एक फ्रेंचाइज, एक शाखा है अब तक। ठीक है, द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है, वैसे द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई या झगड़ा। आपको द्वंद्व अब तक ये शब्द याद रखना है। क्या? द्वंद्व अब तक। अब देखिए 6 के 6 समासों के इसमें नाम आ जाएंगे। द्वि से होता है द्विगु समास, द्व से द्वंद्व समास, आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ठीक है, ता से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। बस ये 6 आपको नाम याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। अब हम समझते हैं एक एक करके समासों के विषय में। समास को कैसे पहचान सकते हैं, आसान तरीका मैं आपको बताऊं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है, इस समास के जितने भी समासिक शब्द होते हैं उन शब्दों को आप देखेंगे तो पहली बात तो यह है कि वो अव्यय के रूप में होते हैं। अव्यय यानी वो ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन काल बदलने पर उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। आपको पता होगा 8वीं क्लास तक आपने अव्यय शब्द पढ़े थे। अव्यय या अविकारी शब्द इनको कहते हैं, इनके लिंग वचन काल बदलने पर भी इनके रूप में कोई बदलाव नहीं आता है, उन्हें अव्ययीभाव समास, अव्ययी शब्द कहते हैं। और अव्ययी शब्द ही अव्ययीभाव समास होते हैं। दूसरा इसका आसान समझने का तरीका यह है कि अगर किसी शब्द में आपको उपसर्ग दिखाई दे जाए, देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है उपसर्ग, इसके नीचे ब्रैकेट में, किसी शब्द के प्रारंभ में अगर उपसर्ग लगा हुआ हो तो समझ लीजिए कि वो अव्ययीभाव समास है। उदाहरण देखिए, ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे आजन्म। आजन्म में आ एक उपसर्ग है। आपको पता होगा अगर हम इसमें से उपसर्ग अलग करेंगे तो आ उपसर्ग अलग हो जाएगा, जन्म मूल शब्द अलग हो जाएगा, जिसका विग्रह होता है जन्म से लेकर। उसी प्रकार से दूसरा शब्द देखिए आजीवन। इस शब्द में आप क्या देख रहे हैं
इसमें भी एक उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग है, और जीवन मूल शब्द है और इससे बनता है जीवन भर। एक और शब्द देखिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द में प्रति उपसर्ग है, आपको पता होगा उपसर्गों से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, प्रतिदिन, प्रतिरोज, प्रत्येक, ठीक है। और इसमें दिन मूल शब्द लगा हुआ है, इसका विग्रह हो गया हर दिन। एक और शब्द देख लीजिए, यथा समय, यथारूप, यथा संभव। कितने शब्द बनते हैं यथा से? यथा एक उपसर्ग है, मूल शब्द है इसमें समय, यथा समय, इसका विग्रह होता है समय के अनुसार। तो अगर आपको किसी भी शब्द के प्रारंभ में कोई उपसर्ग दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो अव्यय भाव का उदाहरण है। देखिए कितने भी उदाहरण आप ले लीजिए, आजन्म, आजीवन, अनुरूप, आमरण, यथामति, यथोचित, प्रत्येक, यथा नियम। कितने सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रारंभ में उपसर्ग लगा हुआ है, ये सारे के सारे अव्ययभाव समास। ठीक है, अव्ययभाव समास का एक आपको पहलू और समझना पड़ेगा। अगर पूर्व पद यानी कि अगर पहला पद पुनरावृत्ति करे, यानी अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा हो कोई शब्द, तो वहां भी अव्ययभाव समास माना जाता है। जैसे रात और रात, इसमें रात शब्द को रिपीट किया जाए, रात और रात, यानी कि रात ही रात में, ये कौन सा हो गया? ये अव्ययभाव समास। दूसरा देखिए, साफ साफ, यानी सफाई पूर्वक, इसका विग्रह हुआ। ठीक है, यहां भी शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी अव्ययभाव समास है। तो ऐसे शब्द भी अव्ययभाव समास की श्रेणी में आते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। इस समास की क्या पहचान है? ठीक है, वैसे तो इस समास की पहचान ये है कि इस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद गौड़ होता है और उत्तर पद यानी कि अंतिम जो पद है वो इसमें प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूं। अगर किसी शब्द का विग्रह करने पर उसमें कोई कारक चिन्ह दिखाई दे, कोई भी कारक चिन्ह दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि वो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो 7 भेद होते हैं, 7वां नए तत्पुरुष भी है, लेकिन अभी आप समझिए कि जो साधारण तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? आपने कारक पढ़े होंगे। कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के होते हैं ना कारक। अब उन 8 प्रकार के कारकों में से पहला कारक हटा दीजिए और अंतिम कारक हटा दीजिए, यानी कि कर्ता कारक हटा दो और संबोधन कारक हटा दो। बीच के जो 6 प्रकार बचते हैं ना, वही 6 के 6 कारक समास, तत्पुरुष समास के प्रकार है। तो कौन कौन से बचते हैं 6 कारक? देखिए, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, हो गए ना 6। तो ये 6 के 6 कारक बचते हैं। तो यही 6 तत्पुरुष समास के भेद भी हैं। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम। तत्पुरुष समास का पहला उदाहरण मैंने लिया है ग्रामगत। ठीक है, ग्रामगत, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या? ग्राम को गत। अब देखिए, कर्म कारक को ध्यान कीजिए, कर्ता ने कर्म को, जिसमें को आ जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो कर्म कारक होता है। तो ये कौन सा हो गया? ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास है और कर्म इसका प्रकार है। हालांकि क्वेश्चन में कभी पूछा नहीं जाता कि ये कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान वगैरह है, कुछ भी है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कंपटीशन के आप यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्म है, ग्राम को गत। प्रेमातुर, इसका विग्रह करेंगे प्रेम से आतुर। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण तत्पुरुष है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, गौशाला, गौ के लिए शाला। अब इसमें के लिए किसमें आता था? कर्म, कर्ण, संप्रदान, ये संप्रदान कारक तत्पुरुष हो गया। से, देश निकाला, देश से निकाला, एक चीज का दूसरी चीज से अलग होना, कौन सा कारक था? अपादान कारक। तो ये कौन सा हो गया? अपादान तत्पुरुष। ठीक है, आगे आइए, अमृत धारा, अमृत की धारा, एक चीज का दूसरी चीज से संबंध, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से, कौन सा था? संबंध कारक। ये हो गया संबंध कारक तत्पुरुष। आनंदमय, आनंद में मग्न, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, ये कौन सा हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष आपको याद होगा, मैं पर, किसी वस्तु के अंदर या किसी वस्तु के ऊपर, है ना, मैं पर, ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास को पहचानने का क्या तरीका है? आप इसको विग्रह कीजिए, विग्रह करने के बाद अगर कोई भी कारक चिन्ह आपको देखने को मिलता है, कोई कारक चिन्ह सामने आता है, तो समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास है। आप पहचान सकते हैं। तो इसके कारक अगर आपको याद होंगे तो आप इसका कारकीय भेद भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते, अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बहुत ही सरल समास है। देखिए, अगर
किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए, किसी भी वस्तु की विशेषता बताई जाए तो वो कर्मधारय समास माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं कहूँ चांद सा रोशन चेहरा, मैंने चेहरे की विशेषता बताई कि वो चांद सा रोशन है, तो ये जो है ना ये कर्मधारय समास माना जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ इससे रिलेटेड। सबसे पहले शब्द देखिए, अंधकूप। अंधा है जो कूप, कूप किसे कहते हैं? कुएं को कहते हैं। जो कुआं अंधा है तो कुएं की विशेषता क्या है कि ये अंधा है। ठीक है, तो जहां किसी चीज की विशेषता बताई जाएगी ना तो वो कर्मधारय समास होगा। अच्छा, कर्मधारय समास में दो प्रकार से विशेषताएं बताई जा सकती हैं। कैसे बताई जा सकती है? एक तो विशेषण और विशेष्य के माध्यम से, और एक उपमान और उपमेय के माध्यम से। उपमान भी एक प्रकार का उदाहरण होता है किसी, देखिए उपमान और उपमेय आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपने अलंकार पढ़े होंगे या अलंकार समझ रखे होंगे तो आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। उपमा किसे कहते हैं? अगर किसी छोटी वस्तु की तुलना किसी बड़ी वस्तु से की जाए तो हम उसको उपमा देना कहते हैं। उपमा देना या उपाधि देना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था चांद सा चेहरा। ठीक है, तो चेहरा तो एक साधारण चीज हो गई, लेकिन चंद्रमा सबसे खूबसूरत चीज मानी जाती है। ठीक है, सुंदरता के लिए चंद्रमा को ही एक मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम अगर किसी चेहरे को चंद्रमा या चांद की उपाधि देंगे तो हमने एक साधारण सी चीज को, यानी कि चेहरे को चंद्रमा की उपाधि देती, बड़ी सुंदर चीज की उपाधि देती, तो हम इसको कहते हैं उपमा देना। इसी को कहा जाता है उपमा देना। तो जब किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की उपमा दी जाए तो उसको उपमान और उपमेय की स्थिति कहा जाता है। उपमान क्या होता है? उपमान होता है एक विशेषण, और उपमेय क्या होता है? विशेष्य होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो जहां उपमान और उपमेय की स्थिति मिले या फिर विशेषण और विशेष्य की स्थिति मिले तो वो कर्मधारय समास होता है। मैंने अभी आपको बताई उपमान और ये विशेषण और विशेष्य की स्थिति। यहाँ अंधा एक विशेषण है और विशेष है यहाँ कूप, यानी कि कुआं। कुएं की तो विशेषता बताई जा रही है, भाई जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए, ये वाला विशेषण और विशेष वाला, पीतांबर। ठीक है, अब पीतांबर शब्द में आप क्या देखेंगे? पीला है जो अंबर, और अंबर यानी कि कपड़े की क्या विशेषता है? अंबर कपड़े को कहा जाता है, कपड़े की क्या विशेषता है कि वो पीला है। ठीक है, तो पीला है, ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं उपमान और उपमेय के एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कमल नयन, आपने शब्द सुना होगा कमल नयन, कमल नयन बंदोहरयाई। ठीक है, एक पंक्ति है कमल नयन। तो नयन की क्या विशेषता है कि वो कमल के समान है, यानी कि कमल के समान नयन, यानी कि नयनों को किसकी उपाधि दे दी गई है? कमल की उपाधि दे दी गई है। ठीक है, तो कमल की उपाधि दी गई है तो कमल एक प्रकार का विशेषण है ना, तो हम इसको उपमान कहेंगे, और नयन एक प्रकार का विशेष्य है तो हम इसको कहते हैं उपमेय। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए, नरसिंह, सिंह रूपी नर। तो सिंह तो हो गया उपमान यानी कि विशेषण, और नर हो गया उपमेय यानी कि विशेष्य। तो जहां भी हमें उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य की स्थिति देखने को मिलेगी हम उसे कहेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है द्विगु समास, ये और भी ज्यादा सरल है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किया जाता है, यानी जब किसी शब्द में प्रथम पद यानी कि पहला शब्द, उत्तर पद यानी कि अंतिम वाले शब्द की, लास्ट वाले शब्द की विशेषता बताए तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। साधारण भाषा में समझ लीजिए कि अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में कोई संख्या आ जाए, कोई गिनती आ जाए तो समझ लीजिए वो द्विगु समास है। ठीक है, उदाहरण देखें, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, यह संख्या आ गई 8, तो इसका मतलब है ये द्विगु समास है। एक और देखिए, तिराहा, 3 राहों का समाहार, यह संख्या आ गई 3। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जब हम विग्रह करेंगे द्विगु समास का तो अंत में समाहार या समूह शब्द आता है। समाहार या समूह शब्द आता है, ये शब्द आना अनिवार्य है। अगर ये शब्द नहीं आया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी द्विगु समास का आप विग्रह करेंगे तो अंत में शब्द आएगा समाहार या समूह। अब जैसे कि तिरंगा है, 3 रंगों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, नवरात्रि 9 रात्रियों का समाहार। इस तरीके से समाहार या समूह शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, द्विगु आसान था। द्विगु के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व इससे भी ज्यादा आसान। द्वंद्व समास में दोनों ही पद यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद, यानी कि पहला पद और अंतिम पद, ये दोनों ही समान होते हैं। दोनों ही समान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं।
दोनों का अपना अपनी अपनी पोजीशन बड़ी अच्छी होती है। इन दोनों शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह होता है, ठीक है, जो डैश वाला जो चिन्ह होता है ना, पहचान इसकी योजक चिन्ह होता है। लेकिन अपवाद के रूप में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें योजक चिन्ह ना हो, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन दोनों शब्द समान होते हैं, दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह होता है, दोनों ही समान अर्थ वाले होते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए कुछ उदाहरण देखिए, माता पिता, बीच में डैश का चिन्ह, दोनों ही पद समान और एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, विलोम एक तरीके से माता पिता, जिसका विग्रह करेंगे तो और शब्द आ जाएगा। जब भी द्वंद्व समास का हम विग्रह करते हैं तो और शब्द तथा शब्द आ जाते हैं इसके साथ में। जैसे माता पिता का हो गया माता और पिता, ठंडा गर्म का ठंडा और गर्म, गाय बैल का गाय और बैल, रात दिन का दिन, रात दिन का रात और दिन, और शब्द लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखिए, लाभालाभ, इसमें तो कोई डैश नहीं है, दोनों तरफ एक जैसे शब्द है, लेकिन उनको एक जैसे मत समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अव्ययीभाव में अगर एक जैसे दो शब्द आ जाएंगे तो वो अव्ययीभाव होगा। लेकिन यहां पर भी आपको हो सकता है एक जैसे लाभालाभ दिख रहे हो, परंतु ये एक जैसे शब्द नहीं है, ये है लाभ प्लस अलाभ, लाभालाभ, संधि करके देखिए, लाभ प्लस अलाभ, लाभालाभ। इसका क्या होगा, लाभ और अलाभ, अलाभ यानी कि हानि, तो विपरीतार्थक है ना, एक दूसरे के विपरीतार्थक है, विपरीतार्थक है तो कौन से हो गए, द्वंद्व समास, ठीक है। तो ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला समास है बहुव्रीहि। यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगा, देखिए ट्रिक तो इसकी है कि बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं वो या तो देवताओं के नाम होते हैं, या दानवों के नाम होते हैं, या शहरों के नाम होते हैं। ये तीन चीज होती है बहुव्रीहि में, या तो देवताओं के नाम होंगे, या दानवों के नाम होंगे, या शहरों के नाम होंगे, बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे कि अब चाहे वो दशानन हो, चतुरानन हो, एकानन हो, लंबोदर हो, ठीक है, जितने भी दानवों के और देवताओं के नाम है या शहरों के नाम है, चाहे वो जयपुर हो, ये सारे के सारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। वैसे इसकी परिभाषा बहुव्रीहि की दी है कि जब पहला पद और दूसरा पद मिलके किसी तीसरे नए पद की ओर इशारा करे तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन है यहाँ पे, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए दशानन, 10 है आनन जिसके रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर गणेश। अब एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और दशानन में प्रथम पद संख्यावाची है, तो फिर ये द्विगु समास क्यों नहीं है? इसका उत्तर ये है कि अगर हम इसका विग्रह करते समय अगर 10 है जिसके आनन या 10 है आनन जिसके के स्थान पे समाहार या समूह शब्द लिखते थे तो ये द्विगु हो जाता। 10 आननों का समाहार या 10 आननों का समूह, तो ये द्विगु समास कहलाता। लेकिन हमने इसका विग्रह क्या किया है? 10 है आनन जिसके, जिसके हमें किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके, और हमने आगे लिख दिया ब्रैकेट में रावण, तो समझ लीजिए कि बहुव्रीहि हो गया। हम यानी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, कह नहीं रहे, बस इशारा कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। ऐसे लंबोदर में लंबा है जिसका उदर, ठीक है। अब लंबोदर वैसे तो अब ये कर्मधारय की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि उदर की विशेषता ये है कि वो लंबा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, विशेषण विशेष्य की स्थिति होगी तो वो क्या होगा? कर्मधारय होगा। तो यहां पर हमने क्या किया है कि हमने जिसका शब्द लिख के जिसका उदर और आगे ब्रैकेट में गणेश लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बहुव्रीहि। हम इसको कर्मधारय में भी कर सकते थे। कर्मधारय में क्या होता? लंबा है जो उदर, फिर हम उदर की विशेषता बता रहे होते, लंबा है जो उदर, बस। और अब हमने क्या कि लंबा है जिसका उदर, यानी किसी की ओर इशारा किया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया गणेश, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास, ठीक है। ऐसी जयपुर, जयपुर राजा जय सिंह का पुर, जयपुर, ब्रैकेट में जयपुर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में इस बात की सावधानी रखने की बड़ी ही आपको आवश्यकता है, ठीक है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, एक शब्द है, यहां मैं लिखता हूं उस शब्द को, 15 है, इसका क्या समास होगा? इसका क्या समास होगा? सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूं नए तत्पुरुष, ठीक है। इसका उत्तर मैं आपको अंत में बताऊंगा। नए तत्पुरुष क्या है? नए तत्पुरुष तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है वैसे तो। नए तत्पुरुष में क्या होता है कि अगर कोई शब्द नकारात्मक हो और प्रारंभ में उसके आ या ना आता हो तो उसको हम नए तत्पुरुष की श्रेणी में ले लेते हैं और उसका विग्रह अलग प्रकार से करते हैं। जैसे अमर, अमर के प्रारंभ में आ है, नकारात्मक है, अमर का कर दिया नमर, नास्तिक का कर दिया न आस्तिक, अजय का कर दिया न जय,
हालांकि ये भी एक उपसर्ग है। अब मैंने आपसे कहा था कि प्रारंभ में कोई उपसर्ग जिसमें आएंगे वो अव्ययीभाव समास होगा, लेकिन इनमें ध्यान रखिएगा कि विग्रह करते समय अगर हमने न आस्तिक, न मर, न जय, इस प्रकार से हमने किया विग्रह, तो फिर ये नए तत्पुरुष में आ जाएगा। चलिए, मैंने अभी भी आपसे एक प्रश्न किया था कि 15 इसका समास क्या होगा। ज्यादातर बच्चों ने सोचा होगा कि इसका समास भैया संख्यावाची है, तो अभी बताया सर ने कि संख्यावाची तो द्विगु समास होता है, ये द्विगु समास है। लेकिन आपका उत्तर अगर द्विगु समास है तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। ये द्विगु नहीं बल्कि द्वंद्व समास है। मैंने आपसे कहा था कि संख्यावाची विशेषण हो, एक संख्यावाची विशेषण जो अपने दूसरे शब्द की विशेषता बताए, जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, राहों की विशेषता है कि वो 4 है, ठीक है। या दूसरा मैंने भी आपको उदाहरण बताया, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह या समाहार। अब अध्यायों की विशेषता है कि वो 8 है, अब 15 किसकी विशेषता बता रहा है, किसी की विशेषता नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए ये द्विगु समास तो नहीं। अब द्विगु नहीं तो कौन सा है, द्वंद्व है। कैसे है, इसका विग्रह होगा 10 और 5। अब ये थोड़े से कंपटीशन लेवल की बात है, ये बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। 10th में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। इसी प्रकार से एक और शब्द दे रहा हूं आपको, 3.5। बताइए कौन सा समास है। एक और बता रहा हूं, चलिए, उनाकोटी। बताइए कौन सा समास। ये तो 10th में चैप्टर भी है, कंडू कुमार भी उनाकोटी, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के कोर्स भी में बता देता हूं आपको। 3.5 कर्मधारय, उनाकोटी कर्मधारय। 3 की विशेषता यह है कि वो साड़ा है, ठीक है। कोटि करोड़ों को कहते हैं, और करोड़ों की विशेषता क्या है, उना है, वो उन है। उन का मतलब होता है एक कम, जैसे कि 29, 30 में से एक कम, उसे क्या कहते हैं, 29। इसी प्रकार से उना कोटि, कोटि की क्या विशेषता है, 1 करोड़ में एक कम, उना कोटि 99,99,999। तो ये उना कोटि कर्मधारय समास, ठीक है। ऐसे अनेक सवाल हो सकते हैं। आपको समास वाले चैप्टर का ज्ञानता पूर्वक अध्ययन करने के लिए आपको ये वीडियो जो है, मेरी वीडियो, ये 2, 3, 4 बार लगातार इसको बार बार देखते रहें। उसके बाद जब ये समझ में आ जाए तो आप समास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आपका जो टॉपिक है वो ज्यादा अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा। आप कंपटीशन में बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे पाओगे। अगर आप बोर्ड के परीक्षार्थी हो तो भी बड़ा आसान होगा आपके लिए समास के सवाल हल करना। बोर्ड परीक्षाओं में 10th क्लास में 4 नंबर के आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है, या कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।